मधु की शादी आलोक से हुई थी। मधु बहुत ही समझदार लड़की थी और अपने घर वालों की इकलौती बेटी थी। लेकिन जैसे ही वो शादी करके अपने ससुराल में आई तो सब कुछ बदल गया। शादी को 2 ही दिन हुए थे और वो बड़ा सा घूंघट करके खड़ी हुई होती है। तभी श्वेता ने कहा, बड़ी बहू, तुझे ही इस घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभालनी है। हमें किसी भी चीज में निराशा का सामना ना करना पड़े। जी माँ जी, मैं सब बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, आपको कोई परेशानी। और हाँ, कल आलोक के कुछ दोस्त तुझे देखने और आलोक को शादी की बधाई देने आ रहे हैं, जो शादी में नहीं आ पाए थे। माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं अच्छे से तैयार हो जाऊंगी और उन लोगों के सामने बहुत अच्छे से पेश आऊंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे उन लोगों के सामने आने की जरूरत नहीं है। हमारी बहू भाई कोई प्रदर्शन की चीज थोड़ी ना है जिसे जब मर्जी आकर देख लो। पर माँ, वो लोग मधु को ही तो देखने के लिए आ रहे हैं। जो बोल दिया वो बोल दिया, अब कोई भी बहस नहीं चाहिए मुझे। अब ऐसा ही होता है, आलोक के दोस्त मधु को देखने आते हैं। मधु रसोई से सारा खाना वाना बनाकर तैयार करती है और उसके बाद घूंघट में उन लोगों के सामने चाय नाश्ता लेकर आती है, पर बिना उन्हें अपना चेहरा दिखाए चली जाती है। उनके दोस्त भी कुछ नहीं बोल पाए। रात के समय सबको खाना परोसने के बाद मधु भी खाना खाने बैठती है। तभी मोहन ने कहा, ये क्या कर रही हो मधु बहू, तुम घर की बड़ी बहू हो। अगर तुम ये सब करोगे तो घर के बाकी बेटों और उनकी बहुओं पर क्या असर पड़ेगा। मुझसे कोई गलती हो गई क्या पिताजी? मैंने क्या कर दिया? अभी घर के बड़े बैठकर खाना खा रहे हैं और तुम खाना खाने के लिए कैसे बैठ सकते हो? तुम मर्दों के सामने अपना घूंघट ऊपर करोगी? आलोक, तूने कुछ सिखाया नहीं क्या अपनी बहू को? मधु डर जाती है और चुपचाप खाने के टेबल से उठ जाती है। सब लोगों के खाना खाने के बाद जब वो वहाँ से बर्तन उठा रही होती है, तभी श्वेता ने कहा, पहले के जमाने में तो पत्नी को पति की झूठी थाली में ही खाना दिया जाता था। हम लोग तो फिर भी बहुत मॉडर्न हो गए, इसलिए मधु बहू, हमें किसी भी चीज में कोई शिकायत का मौका मत देना। जी माँ जी, जैसा आपने बोला वैसा ही होगा। मधु वैसे ही खामोशी से सारे काम करने लगती है। रात के समय जब वो कमरे में जाती है तो उसे इतना काम करने की आदत नहीं थी। उसके पैरों पर सूजन आई हुई थी। जैसे ही वो सोने लगती है तो आलोक उसके पैर दबाने लगता है। मधु उसे हटाते हुए कहती है, आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे पति हैं और मेरे पैर दबा रहे हैं। तो तुम भी तो मेरे लिए बहुत कुछ सह रही हो ना। आज के जमाने में इतनी पुरानी सोच कौन रखता है, लेकिन तुमने फिर भी सब कुछ अपना लिया। तुम बहुत अच्छी हो मधु। आप भी बहुत अच्छे हैं। मैं जानती हूँ आप अपने मम्मी पापा की इज्जत करते हैं, इसलिए कुछ बोल नहीं पाए। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। अब ऐसे ही मधु धीरे धीरे अपनी पुरानी रूढ़िवादी सोच वाले ससुराल वालों के साथ एडजस्ट करने लगती है। धीरे धीरे उसके दोनों देवर राहुल और राजीव भी बड़े हो गए थे और शादी के लायक थे। एक दिन खाने के टेबल पर, तुझे कितनी बार बताया है बहू कि मंगलवार और शनिवार को खाने में लहसुन प्याज नहीं होने चाहिए। तुझे एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती क्या? श्वेता ने ये बोला और खाने की थाली को जमीन पर दे मारा। मधु की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरी क्या गलती है? मैं तो भूल गई थी कि आज कौन सा दिन है और माँ जी ने इतना गुस्सा कर दिया, ये भी सबके सामने। आलोक को बहुत बुरा लगा। वो कमरे में आया, उसने मधु का हाथ थाम लिया और बोला, मधु बस बहुत हो गया, तुमने इस घर के लिए बहुत एडजस्ट कर लिया है। अब हमारे 2 बच्चे हो गए और इतने सालों में भी मम्मी पापा के बर्ताव में थोड़ा भी बदलाव नहीं है। तुम बोलो हम अलग हो जाते हैं। नहीं आलोक जी, हम अलग नहीं हो सकते। अगर हम अलग हो गए तो आगे आने वाली दोनों बहुओं पर क्या असर पड़ेगा? उन्हें भी 100 साल पुरानी इस रूढ़िवादी सोच के पिंजरे से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्या करे मधु, तुम ही बताओ। मैंने सोच लिया है, अब से मैं इस पुरानी सोच के पिंजरे को तोड़ कर रहूंगी और अपने सास ससुर के पुराने ख्यालातों को पूरी तरह से बदलवा दूंगी। एक दिन जब पूरा परिवार साथ में खाना खा रहा था और मधु घूंघट में सबको खाना परोस रही थी, तभी घर में पंडित जी आते हैं और कहते हैं, माफ करना श्वेता बहन जी, लगता है गलत समय पर आ गया, लेकिन सूचना ही ऐसी थी कि सब्र ना हो सका। अरे नहीं नहीं पंडित जी, ऐसी कोई बात नहीं। आइए आइए, बताइए क्या हुआ। आपके दोनों बेटों राजीव और राहुल के लिए अच्छे घर की संस्कारी लड़कियों का रिश्ता लेकर आया हूँ। तभी राहुल बीच में बोल पड़ा, पर माँ, मैं तो अपने कॉलेज में किसी को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अगर तुझे अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी है तो अपना सामान उठा और अभी क्या अभी निकल जाए इस घर से। तुम लोगों की शादी वहीं होगी जहां मैं चाहती हूँ। बस बात खत्म। राहुल खामोश हो गया। ये सब कुछ देखकर मधु को भी बहुत बुरा लगा, पर वो कुछ बोल नहीं पाई। पंडित जी ने 2 लड़कियों की फोटो दिखाई। श्वेता ने उन लोगों के बारे में अच्छे से पूछताछ की और शादी के लिए हाँ कर दिया। और इस तरह घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई और कुछ महीनों के बाद शेफाली और मयूरी घर में बहू बनकर आ जाती है।
उन दोनों की पहली रसोई की रस्म थी और मधु सुबह सुबह सारा खाना खुद ही बनाने लगती है। जैसे ही शेफाली और मयूरी रसोई में आती है तो कहती है, ये क्या भाभी, आपने खुद ही सारा सुबह का खाना बनाकर तैयार कर दिया। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म थी। हाँ दीदी, हमसे कोई गलती हो गई क्या? हम तो रसोई में आ ही रहे थे, आपने सब कुछ क्यों कर लिया? क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ तुम्हें कोई नहीं समझ पाएगा। इन्होंने बिल्कुल सोचा नहीं होगा कि सारा दिन शादी के मंडप पर बैठने के बाद, सुबह दोपहर दुल्हन की तरह तैयार होने के बाद और रात को अपने पति के साथ पहली रात गुजारने के बाद किसी भी बहू के अंदर इतनी ताकत कहाँ होती है कि वो सुबह सुबह अपने नए ससुराल वालों के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए। मैंने सोचा तुम लोग थक गई होंगी, इसलिए मैंने सब कुछ बना दिया है, वो भी ससुराल के टेस्ट के हिसाब से। तुम सब लोगों के आगे यही कहना कि ये तुमने बनाया है। दोनों ही देवरानियां ये सुनकर खुश हो गई और शेफाली ने कहा, आप सच में बहुत अच्छी है दीदी, हम तो बहुत खुश हैं। एक तरफ तो मुझे दीदी बोल रही हो और ऊपर से मेरी तारीफ भी कर रही हो, ये तो गलत है ना। चलो अब जल्दी से नाश्ता लगा लो, माँ जी को समय से खाना चाहिए होता है। और सब लोगों के साथ खाना मत खाना, पहले सब लोग खा लेंगे, उसके बाद में हम तीनों बैठकर साथ में खाएंगे। मधु की बात दोनों को बुरी लगती है, लेकिन वो इस बात के लिए मान जाती है। थोड़ी देर में दोनों बहुओं ने खाना परोस दिया। दोनों के सर का घूंघट थोड़ा सा ऊंचा था। सभी लोग खाना खाने बैठ गए और श्वेता ने मधु की तरफ देखकर हल्की सी खांसी की। समझ गई माँ जी, 2 मिनट दीजिए। अब मधु ने दोनों बहुओं का घूंघट थोड़ा सा नीचे कर दिया। ये सब कुछ शेफाली और मयूरी समझ नहीं पा रही थी। उन्होंने देखा कि मधु 24 घंटे श्वेता के आगे पीछे घुमा करती है और उसका सारा काम किया करती है। वहीं मधु शेफाली और मयूरी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। एक दिन जब तीनों बहुएं रसोई में खाना बना रही थी, तब मयूरी ने पूछा, दीदी आप सारा दिन माँ जी के लिए कितना काम करती हो, लेकिन फिर भी वो आपसे कभी ढंग से बात नहीं करती, और आप माँ जी की एक खांसी का मतलब भी बड़े आराम से समझ जाती हो। मुझे इस घर में आए हुए कम से कम 10-12 साल हो गए, इसलिए धीरे धीरे तुम भी सब समझने लग जाओगी। हाँ दीदी, ये बात तो है। अभी तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि माँ जी कब गुस्सा हो जाती है, किस बात पर क्या कहती है। और ससुर जी तो हमसे बात भी नहीं करते। मैंने उन्हें गुड मॉर्निंग पापा कहा और उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। मधु ये बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, क्योंकि पापा जी किसी से बात नहीं करते, उन्हें ऐसा लगता है कि बहू से बात करना भी पाप होता है। ये सुनकर तीनों बहुएं हंस पड़ी। तभी रसोई में श्वेता आई और गुस्से में बोलने लगी, तुम लोग रसोई में खाना बनाने के लिए आई हो या फिर हंसी मजाक करने के लिए? तभी तो खाना बनाने में इतनी देरी लगती है। मधु बहू, आज इन दोनों को खाना बनाने दो, तुम मेरे साथ चलो, मुझे कुछ काम है। श्वेता मधु को लेकर चली गई। मयूरी और शेफाली परेशान हो गई, क्योंकि जैसा खाना मधु बनाती थी उनके परिवार के हिसाब से, वैसा इन दोनों को तो आता नहीं था। आज तो बहुत बुरे फंस गए शेफाली, अब क्या करेंगे? कोशिश करते हैं, जो भी बनेगा घर वालों को परोस देंगे। मयूरी और शेफाली ये बोलकर अब खाना बनाने लगती है, लेकिन जैसा कि उन्हें भी पता था कि क्या होना है, थोड़ी देर में जैसे ही उन्होंने खाना बनाकर परोसा, तब पहली बार उनके ससुर ने उनके सामने बात की। ये कैसा खाना बनाया है तुम दोनों बहुओं ने मिलकर? क्या इससे पहले कभी मायके में खाना नहीं बनाती थी तुम? वही तो, मुझे भी ऐसा लगता था कि इन दोनों को खाना बनाना नहीं आता और मधु इनकी मदद कर रही है, इसीलिए आज मैं मधु को पूजा के बहाने ले गई थी, और देखिए कैसा खाना बना दिया इन दोनों ने। मयूरी और शेफाली ये सुनकर डर जाती है। मयूरी डरते हुए जवाब देती है, सासू माँ, हमने कम से कम कोशिश तो की थी, और हमें इस घर के स्वाद के बारे में अभी पता नहीं है। देख रहे हो राजीव, कैसे जुबान लड़ाती है तेरी पत्नी। मयूरी को लगा था शायद राजीव उसका साथ देगा, लेकिन राजीव ने मयूरी की तरफ देखा और बोला, बात को क्यों बढ़ा रही हो मयूरी? अगली बार से खाना बनाते हुए बातें मत करना और खाने पर अच्छे से ध्यान देना, तुम भी भाभी की तरह अच्छा खाना बनाने लग जाओगी। मयूरी और शेफाली अपने परिवार वालों की बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं मधु भी उनका दर्द समझ रही थी। जैसे ही सारे लोग खाना खाकर उठ जाते हैं तो झूठे बर्तन रसोई में रखते हुए मयूरी ने शेफाली से कहा, ये सब कुछ क्या है? इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या? ये लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं? पता नहीं दीदी ने इतना सब कुछ इतने समय से कैसे झेला था। दीदी कुछ तो बताओ, आपने इतना एडजस्ट क्यों किया? मैं जानती हूँ कि मेरे ससुराल वालों की सोच बहुत ज्यादा पुरानी है और मैं खुद इसे बदलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। आज मैंने देखा और मुझे बुरा भी लगा जब राजीव ने तुम लोगों को सपोर्ट नहीं किया, ना ही राहुल ने कुछ कहा। मेरे पति ने मुझे कई बार बोला कि हम अलग हो जाते हैं, वो समझते हैं जब मैं परेशान होती हूँ, लेकिन फिर मैंने ही बोला कि ससुराल वालों से अलग होने से अच्छा है कि हम ससुराल की पुरानी सोच को उनसे अलग कर दें। पर इन लोगों की पुरानी सोच को बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, हमें नहीं लगता हम ये कर पाएंगे।
मैं जानती थी आज नहीं तो कल माँ जी का और पिताजी का गुस्सा तुम लोगों पर भी निकलेगा, और मैं बस उसी दिन का इंतजार कर रही थी। अगर हम लोग कोशिश करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। दीदी, अगर आप ये सब कुछ बदलने के लिए तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। हम लोग मिलकर इस पुरानी सोच के पिंजरे को तोड़ कर रहेंगे। तीनों ही बहुएं मिलकर प्लान बनाती है कि उस दिन के बाद पीरियड्स के समय कोई खाना नहीं बनाएगा। तीनों ही बहुओं ने एक बार खाना नहीं बनाया। श्वेता गुस्से में तीनों को अपने पास बुलाती है और कहती है, ये सब क्या हो रहा है बहुओं? घर के सारे मर्द खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तुम लोगों ने अब तक खाना क्यों नहीं बनाया? दीदी ने बताया था कि पीरियड्स के समय रसोई में नहीं जाते, और हम तीनों ही बहुओं के पीरियड्स हो रहे थे, तो हम अपने अपने कमरे में ही थे, इसलिए हमने खाना नहीं बनाया। हे राम, इसका मतलब तीनों के तीनों बहुओं के एक साथ पीरियड्स हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बाप रे, अब मुझे जल्दी जल्दी कुछ बनाना पड़ेगा। अब श्वेता खुद रसोई में जाती है और जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। वो तो अपनी बहुओं से भी ज्यादा बेकार खाना बनाती है। जैसे ही मोहन बुराई करने लगता है, श्वेता उसे आंखों से बता देती है कि ये खाना उससे बनाया है। इतना भी बेकार खाना नहीं है, ठीक ठाक खाना बनाया, चलो खा लेते हैं। अब ऐसे ही श्वेता को लगभग 4 से 5 दिन खुद ही खाना बनाना पड़ता है, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगले कुछ दिनों के बाद जैसे ही तीनों बहुओं के पीरियड्स का ड्रामा वाला बहाना खत्म होता है, तो तीनों ही खाना लेकर आ रही होती है और जानबूझकर घूंघट की वजह से गिर जाती है और सारा खाना गिरा देती है। ये सब क्या हो रहा है बहुओं? तुम लोगों ने खाना गिरा दिया, देखकर नहीं चल सकती क्या? कहाँ से देखकर चलेंगे पापा जी, इतना बड़ा घूंघट रखा हुआ है, सामने तो सिर्फ अंधेरा नजर आता है, अंदाज से तो खाना परोसते हैं हम सबको। मधु बहू, तुझे तो इतने सालों में तजुर्बा हो जाना चाहिए, तेरे हाथों से रोटी की थाली कैसे गिरी? सासू माँ, मेरी शादी 26 की उम्र में हुई थी, 12 साल हो गए मेरी शादी को। अब मेरी भी तो नजरें कमजोर हो गई है ना, बच्चों को भी पढ़ाना होता है, सिलाई कढ़ाई का भी काम होता है, घर का काम भी होता है। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम तीनों की साड़ियां भी गंदी हो गई है और तुम्हें भी नहाने की जरूरत है, जाओ नहा लो, क्योंकि वैसे भी जब तक तुम नहाकर साड़ी बदल कर खाना बनाने जाओगी तब तक देरी हो जाएगी। मैं ही रसोई से कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। अब श्वेता खुद ही गुस्से में रसोई में जाती है और खाना बनाकर लेकर आती है। लेकिन अब एक दिन रसोई में छुपाकर मधु ने मयूरी और शेफाली से कहा, हमने माँ जी को तो अच्छा खासा सबक सिखा दिया है, जो कि उनकी आंखों में तो साफ नजर भी आता है। अब जरूरी यह है कि हम पापा जी को भी अच्छा सा सबक सिखाएं। मेरे पास एक प्लान है दीदी, जो कि बहुत जबरदस्त काम करेगा। आप सिर्फ सुनिए, आपको भी अच्छा लगेगा। एक दिन जब मोहन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, उसी समय श्वेता घर पर नहीं थी। मोहन और उसके दोस्त पकोड़े खा रहे थे और जानबूझकर तीनों बहुएं पकोड़े में ज्यादा मिर्ची मिला देती है। मोहन के दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, अरे दोस्त मोहन, जल्दी से पानी मंगाओ, अपनी बहू से कितनी ज्यादा मिर्ची इन पकौड़ों में। अरे कितनी ज्यादा मिर्ची है, मेरी तो जान जा रही है। आ बहू जल्दी पानी लेकर आओ, मेरे गले से तो आवाज भी नहीं आ रही। तीनों ही बहुएं घूंघट में पानी लेकर आती है, लेकिन जानबूझकर इधर उधर घूमने लगती है, जैसे उन्हें सोफा नजर ही ना आ रहा हो। थोड़ी देर में जब वे तड़पने लगते हैं तो उन्हें पानी पीने के लिए दे देती है। ये सब कुछ देखकर मोहन की हालत खराब हो जाती है। शुक्र है तुम तीनों को हम नजर तो आए, तुमने हमें पानी तो दिया, वरना ऐसा लग रहा था कि मिर्ची की वजह से मेरी आवाज चली जाएगी। अब ऐसे ही होता है। अगले दिन सुबह सुबह मयूरी गीला सा पोछा पूरे घर में लगा देती है और मोहन जैसी पार्क से वॉक करके आता है तो वो गलती से हॉल में फिसल जाता है। उस समय श्वेता मंदिर गई हुई थी। मोहन दर्द से चिल्लाने लगता है, अरे कोई है, मेरी मदद करो, कोई मुझे उठाओ, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। मोहन ऐसे ही चिल्ला रहा होता है कि तभी वहां उसकी तीनों बहुएं घूंघट के अंदर आती है और मोहन कहता है, देख रही हो बहू, मुझे उठाओ, बहुत दर्द हो रहा है, मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ। हम आपको कैसे उठा सकते हैं पिताजी, आप हमारे ससुर जी हैं, हम आपको छू नहीं सकते। आप तो हमारे लिए ईश्वर का रूप है, ईश्वर को छू नहीं सकते। पिताजी मैं भी आपको छू नहीं सकती, और वैसे भी इस घूंघट के अंदर तो आप हमें नजर भी नहीं आ रहे हैं। अरे ऐसे की ऐसे कराने गया ये घूंघट, मुझे अभी क्या अभी उठाओ बहू और ये घूंघट हटा दो, बस बहुत हो गया, अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तीनों ही बहुएं घूंघट हटाती है और उसके बाद मोहन को उठाकर सोफे पर बिठा देती है। शेफाली भी तुरंत डॉक्टर को कॉल करके मोहन का इलाज करवा देती है। जब श्वेता घर आई और उसे सब कुछ पता चला तो श्वेता ने कहा, मुझे माफ कर दो बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने इतने सालों से पुराने रीति रिवाज और अपनी पुरानी सोच का पिंजरा बनाकर इस घर को चलाया, जो कि कितना ज्यादा गलत था। अगर आज तुम तीनों मेरी मदद ना करती तो न जाने क्या हो जाता। आज से इस घर में रिवाज तो रहेंगे, लेकिन इतने अजीब नहीं जिससे तुम लोगों को परेशानी हो। मधु बहू हमें माफ कर दे,
इतने साल तूने हमारे साथ इसी पुराने रिवाज की वजह से एडजस्ट किया, लेकिन तू बहुत अच्छी है। आज के बाद इस घर में कोई पुराने रीति रिवाज नहीं होंगे, कोई पिंजरा नहीं होगा। तुम लोग इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटियों की तरह रहोगी। अब पुरानी सोच के रिवाज थोड़े बहुत बदल जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं बदलते। घूंघट तो किया जाता, लेकिन सिर्फ सर पर रखा जाता है, मुंह नहीं ढका जाता। खाना तो बनाया जाता, लेकिन सब लोगों की इच्छा से बनाया जाता। अब राहुल और राजीव भी अपनी पत्नियों का साथ देने लगे थे और अपनी सोच को भी उन्होंने पूरी तरह से बदल लिया था। रविवार की सुबह थी। पति सुधीर अपनी बालकनी में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ रहा था। उसकी पत्नी रश्मि बालकनी के पौधों को पानी दे रही थी। तभी सुधीर उनके मोहल्ले में रहने वाली श्वेता जी को मॉर्निंग वॉक से वापस आते हुए देखता है कि तभी हाय हाय हाय, इसे कहते हैं अंदाज और इसे कहते हैं डिसिप्लिन। अखबार में किसका अंदाज आपको इतना अच्छा लग गया जो आप उसकी इतनी तारीफ कर रहे हो? कौन है? कोई हीरोइन है क्या, या कोई पिक्चर रिलीज हुआ है नया? बताइए ना, किसकी तारीफ कर रहे हैं आप? हीरोइन की। मुझे लगा ही। कौन सी हीरोइन है आपकी? फेवरेट करिश्मा है या फेवरेट अनुष्का? अरे फिलहाल मैं टीवी हीरोइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे मोहल्ले में रहने वाली हीरोइन की। क्या बात कर रहे हो? हमारे मोहल्ले में कोई हीरोइन रहती है? मुझे तो पता ही नहीं था। बताइए ना, कौन है? हमारे मोहल्ले में जो पहले घर है ना, वो शर्मा जी रहते हैं ना, उनकी पत्नी श्वेता जी की बात कर रहा हूँ। श्वेता जी किसी हीरोइन से कम थोड़ी ना है। लगभग वो हमारे उम्र की है, लेकिन अभी भी 25 की लगती है। जितनी बार हम उन्हें देखते हैं उतनी बार उनका एक अलग ही अंदाज दिखता है। और तुम्हें पता है, हर सुबह मैं यहाँ बालकनी में बैठकर चाय पीता हूँ ना, तब वो कभी जीन्स से तो कभी मॉर्निंग वॉक से वापस आती हुई नजर आती है। उनका ये रूटीन संडे के दिन भी ऑफ नहीं होता, इसलिए मैंने कहा क्या अंदाज है, और इसे कहते हैं डिसिप्लिन। हीरोइन? हीरोइन के नाम पर क्या है उनके पास? सिर्फ दूध जैसा सफेद रंग, और कुछ खास नहीं है दिखने वाला। और क्या कहा आपने? उनका योगा रूटीन एक भी दिन बंद नहीं होता। अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए वो हर रोज जिम जाती है, मॉर्निंग वॉक जाती है। और मेरी ही डायलॉग मुझे ही क्यों सुना रही हो? कुछ अलग बोलना। आपको पता है शर्मा जी जितने पैसे कमाते हैं, मुझे तो लगता है उनकी पत्नी पूरे पैसे सिर्फ खुद के ऊपर खर्च करती है। अलग अलग साड़ियाँ, मेकअप प्रोडक्ट और ये जिम की मेंबरशिप। मैंने सुना है शादी के बाद श्वेता सिर्फ 2 साल ही अपने सास ससुर के साथ रही है। उसके बाद अपने सास ससुर को गांव छोड़कर ये दोनों अलग यहाँ शहर में रहते हैं। घर में सभी काम के लिए नौकर चाकर है, हमारे जैसा थोड़ी ना है। हमारी सुबह काम के साथ शुरू होती है तो रात सोने तक हमारे काम चालू ही रहते हैं। इसलिए 40 की उम्र में आपको वो 25 का रूप दिख रहा है इसका। अरे रे, मैंने तुम्हारे सामने श्वेता जी की थोड़ी तारीफ सी क्या कर दी, तुमने तो उनकी पूरी कुंडली मुझे सुना दी। मुझे पता है उनके घर में कुछ काम नहीं है, इसलिए वो खुद का ज्यादा ध्यान रखती है, लेकिन तुम्हें क्यों जलन हो रही है? मुझे क्यों जलन होगी? पूरा घर संसार परिवार संभाल कर मैं जैसी भी दिखती हूँ, मैं खुद को पसंद हूँ। मुझे सुंदर दिखने के लिए महंगे मेकअप प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। बस इसी बात का घमंड है मुझे। ये बात तो सही है, लेकिन एक बात और कहूँ, श्वेता भी बिना मेकअप के भी बहुत सुंदर दिखती है। सुधीर अखबार को फोल्ड करते हुए कहता है और उसके हल्के से हाथ से अखबार रश्मि के नाक पर मारता है और अपने कमरे में चला जाता है। सुधीर की बातें सुनकर सुबह सुबह रश्मि का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया था। सुधीर वहां से चला जाता है, लेकिन रश्मि थोड़ी देर तक बालकनी में खड़ी रहकर अपनी नजर ऊंची करके श्वेता जी को देखने की कोशिश करती है और खुद से कहती है, मैंने आज तक श्वेता जी को बिना मेकअप के कहीं जाते हुए नहीं देखा। इन्होंने श्वेता जी को बिना मेकअप के कब देखा? वैसे उनकी बात तो सही है, श्वेता जी तो बहुत सुंदर है, कोई भी उन्हें देखे तो देखता ही रह जाए। बाल हमेशा एकदम सेट, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान, कपड़े भी हमेशा परफेक्ट रहते हैं। और एक मैं हूँ, घर में पूरे दिन बस तेल लगाया हुआ जूड़ा बनाकर बैठ जाती हूँ। मुझे मेरी रहन सहन थोड़ी ठीक करनी होगी। खुद से बड़बड़ाते हुए रश्मि किचन की तरफ चली जाती है। श्वेता जी के बारे में सोचते सोचते रश्मि दोपहर का खाना बना देती है। रश्मि के सास ससुर किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। खाना बनाने के बाद रश्मि सुंदर साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हो जाती है। आज संडे था, इसलिए उसका पति घर पर ही था। तैयार हो जाने के बाद अपने पति को आवाज लगाती है और दोनों पति पत्नी साथ में खाना खाने डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। रश्मि ने नई साड़ी पहनी थी, थोड़ा हल्का मेकअप भी किया था और अच्छी ज्वेलरी भी पहनी हुई थी। सब कुछ सुधीर के पसंद का था, लेकिन सुधीर रश्मि की तरफ एक नजर भी नहीं देखता।
तैयार होते वक्त रश्मि ने कई सारे सपने देखे थे कि जैसे ही वो सुधीर के सामने जाएगी उसका रूप देखकर बिल्कुल वो खो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। रश्मि का पूरा मूड खराब हो जाता है। रश्मि दोनों की थाली परोसी है और दोनों खाना खाने लगते हैं कि तभी आपने बताया नहीं खाना कैसा बना है, खास करके ये मटर पनीर की सब्जी आपकी फेवरेट है ना? तुम्हारे हाथ का खाना खाते खाते मुझे लगभग 13-14 साल हो गए हैं। कुछ नया और इंटरेस्टिंग बचा ही नहीं है तुम में। बनाया हुआ हर तरह का खाना मैं खा चुका हूँ। अब क्या अलग से तारीफ करना तुम्हारी। जैसे तुम रोज अच्छा खाना बनाती हो वैसे ही आज भी खाना बिल्कुल हर रोज की तरह ही बना है। लेकिन हाँ, तुमसे एक बात कहूँ, खाना बनाने में तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करना और हेल्दी खाना बनाने की तरफ ज्यादा ध्यान देना। क्यों, दुनिया में जितना भी तेल है वो सब खत्म होने वाला है क्या? क्या तुम भी, मैं यहाँ सीरियस बातें कर रहा हूँ और तुम मजाक कर रही हो। बस यही सेंस नहीं है तुम में। ज्यादा तेल खाना शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। तुम्हें पता है श्वेता जी ना बिल्कुल हल्का फुल्का खाना बनाती है, इसलिए 40 की उम्र में भी शर्मा भाई साहब एकदम फिट और तंदुरुस्त है। नहीं तो मुझे ही देखो, दिन ब दिन पेट बढ़ता जा रहा है। तुम्हें तो पति का ध्यान कैसे रखना चाहिए इस बात की श्वेता जी से ट्यूशन लेने की जरूरत है। आपको श्वेता जी के अलावा कुछ दिखता भी है या नहीं? रोज श्वेता जी जिम जाती है, मॉर्निंग वॉक जाती है, ये आप नोटिस कर लेते हो। और आज मैंने जो आपने मुझे गिफ्ट की हुई साड़ी है वो पहनी है, वो आपको दिखाई नहीं दिया। तुमने साड़ी पहनी हुई है कि मैंने नोटिस नहीं किया? ये साड़ी मैंने तुम्हें एनिवर्सरी पर गिफ्ट की थी ना, मुझे अच्छे से बताइए। अब हमारी शादी पुरानी हो चुकी है, हर चीज की तारीफ करना जरूरी है क्या? तुम मेरा रश्मि बिल्कुल बच्चों जैसी होती जा रही हो। लगता है हमारे रोहन को तुमने उसके मामा के घर भेज दिया और घर में उसकी जगह तुमने ले ली है। 10 साल के बच्चे की मम्मा हो तुम। तुम्हें थोड़ा और मैच्योर होना चाहिए। अब श्वेता जी को ही देख लो, उन्हें तो खुद का बच्चा भी नहीं, लेकिन कल मैंने बच्चों को समझाते हुए देखा, इतने अच्छे से समझा रही थी, देख के ऐसा लग रहा था कि मैं भी बच्चा बन जाऊं। हाँ तो बन जाते ना, और बच्चा ही क्यों, श्वेता जी के लिए कुत्ता भी बन जाते ना। मैंने सुना है कि उन्हें कुत्ते बहुत पसंद है। सुधीर की बात सुनकर रश्मि फिर से गुस्सा हो जाती है और खाने की प्लेट अधूरी छोड़कर अपने कमरे की ओर जाने लगती है। तभी सुधीर उसका हाथ पकड़ता है। मैं श्वेता जी का नाम लेता हूं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना? तो तुम ऐसा बर्ताव क्यों करती हो कि मुझे बार बार तुम्हारे सामने उनका नाम लेने की जरूरत पड़ जाए? अरे मैं थोड़ी ना आपको मौका देती हूँ, हर सुबह शाम बस श्वेता जी के नाम की ही आप माला जपते रहते हो। वो हमारी पड़ोसन काहे की, बस हमारे मोहल्ले में रहती है, वो भी हमारे घर से काफी दूर। 8-10 दिनों में मुझे 1-2 बार नजर आती है। लेकिन आप कहाँ जाते हैं उसके बारे में इतनी सारी बातें नोटिस करने के लिए? वो सब तुम छोड़ो, यहाँ बात खाने की कदर करने की हो रही है। परसों बच्चे खाना फेंक रहे थे तो श्वेता जी बच्चों को समझा रही थी कि ये खाना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस खाने की हमारे लिए कितनी कीमत है। बच्चों को समझाने वाली वो एक ही है और वो खाना वेस्ट करने वाली एक तुम हो। बस मैंने मुद्दे की क्या बात की, तुम तो मुझसे ही कह रहे हो। वो सब छोड़ो तुम, आपके पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं है तो बस श्वेता जी की टंकी भर के तारीफ। रश्मि सुधीर के हाथों से अपना हाथ छुड़ा देती है और अपने कमरे में चली जाती है। पिछले कई दिनों से सुधीर बार बार श्वेता जी की तारीफ किए जा रहा था। पहले तो रश्मि को लगता था कि छोटी सी बात, लेकिन जब ये बात तारीफ हद से ज्यादा बढ़ जाती है तब रश्मि गुस्सा होने लगती है। उसके बाद भी सुधीर श्वेता जी की तारीफ करना बंद नहीं करता। एक दिन रश्मि से मिलने उसकी सहेली हर्षाली उसके घर आती है। तभी पिछले कई दिनों से रश्मि के घर में जो भी कुछ चल रहा था रश्मि सब कुछ हर्षाली को बताती है कि तभी अरे बाप रे रश्मि, तेरे कंट्रोल को मानना पड़ेगा। अगर मेरा पति किसी औरत की इतनी तारीफ करता ना तो अब तक तो मैं मायके चली गई होती या फिर उसका मुंह तोड़ देती। पता नहीं तो चुपचाप सब कुछ कैसे सह लेती है। तूने अभी जो मुझे बताया ना उन सब बातों से एक ही अर्थ निकलता है, चक्कर। तेरे पति का तेरे पड़ोसन के साथ चक्कर चल रहा है। मुझे भी यही लगता है। तुम्हें पता है एक बार मेरा पति ना मुझसे पार्टी के लिए बोलकर गया, ऐसा कहकर वो घर से बाहर निकला। उस दिन वो घर भी बहुत देर से आए। अगले दिन जब मैं मोहल्ले में सब्जी खरीदने गई तब श्वेता जी भी सब्जी खरीदने नहीं आई थी। तब भी मुझे पता चला कि वो कल रात किसी पार्टी में गई थी। मुझे तो यकीन है पक्का वो दोनों एक ही पार्टी में गए होंगे। और तुम्हें पता है मेरे पति के पास जैसी घड़ी है ना, बिल्कुल सेम घड़ी, उसी कलर की, उसी ब्रांड की छोटी घड़ी श्वेता जी के पास भी है। वो क्या कहते हैं उसे, कपल वॉच जैसा कुछ। ये घड़ी और ये पार्टी, ये मामूली सी सबूत काफी नहीं है, कुछ पक्का सबूत होना चाहिए। तू मेरी दोस्त है इसलिए मैं तुझे कह रही हूँ, जो भी सबूत इकट्ठा करने हैं वो जल्दी से कर ले। और उन दोनों का जो भी खेल चल रहा है ना उसका भांडा जल्द से जल्द फोड़ दे, वरना एक दिन तेरी इस घर में नौकरानी जितनी कीमत रह जाएगी। अरे ऐसा नहीं, ऐसे कैसे, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी।
रश्मि को पहले ही अपने पति पर शक था और उसका शक और ज्यादा गहरा हो गया था जब वो अपनी सहेली हर्षाली से मिलती है। अपने पति को रंगे हाथ पकड़ने के लिए हर एक कोशिश रश्मि करती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। इसी दौरान रश्मि को पता चलता है कि श्वेता जी को किसी काम वाली की जरूरत है, बस उनके घर में घुसने का ये अच्छा बहाना है। ये सोचकर अगले ही दिन रश्मि काम वाली का होलिया बना लेती है। डार्क लिपस्टिक, मोटा काला चश्मा, बड़े बड़े नाखून, शॉर्ट स्कर्ट पर बाथरूम की चप्पल, कानों में अजीब तरह के बड़े बड़े झुमके, बालों में विग और अजीब सी भाषा के साथ रश्मि अपने पति की जासूसी करने के लिए पहुंच जाती है श्वेता जी के घर। हाय, माई सेल्फ टीना टना टन टन। मैं प्रॉपरली उदयपुर से हूँ और यहाँ इतने बड़े शहर में घर घर जाकर लोगों को सर्विस देती हूँ। वो ऑनलाइन पोर्टल पर पता चला कि आपको किसी काम वाली की जरूरत है, इसलिए मैं अभी आपके घर आई हूँ। चटपटे रंग के कपड़े पहनकर मुझे बड़े बड़े घर में जाने को मिलता है, इसलिए मैं लोगों की यहाँ जाती हूँ काम करके। ये मत समझना लोगों के घरों में जाकर बर्तन और कपड़ों का काम करना मेरी मजबूरी है, ये मेरा तो पैशन है, पैशन। और हाँ, मैं हर रोज ऐसे ही कपड़े पहनूंगी और ऐसे ही रहूंगी। अब आप मुझे इस तरह घूरना बंद कीजिए और जल्दी से मुझे बताइए आपका किचन कहाँ है। रश्मि जैसे ही काम वाली बनकर श्वेता जी के घर पहुंच जाती है, फटाफट अलग ही अंदाज में अपना इंट्रोडक्शन दे देती है। श्वेता जी से वो पूछती है कि किचन कहाँ है, लेकिन उनके बताने से पहले ही वो किचन में चली जाती है। अजीब औरत है, न रहन सहन भी बिल्कुल अजूबी जैसा ही है, और इसे हमारे घर का किचन कैसे पता चला? कितना बोलती है, 2 मिनट में हमारा पूरा घर सिर पर उठा लिया है। एक यही बची थी जिसने हमारी ऑनलाइन रिक्वायरमेंट देख ली। छोड़ो ना श्वेता, हमें मतलब घर के कामों से है। ये कैसे कपड़े पहनती है, कैसे बोलती है, इन सबसे हमारा क्या लेना देना। बस घर के काम ढंग से करवा लो, यही हमारे लिए बहुत है। वैसे भी आजकल काम वाली बाई मिलना बहुत मुश्किल है। वैसे आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस अजूबे को दिन भर झेलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये दिन भर कहाँ यहाँ रहने वाली है, बस 4 घंटे की बाद हमारे घर के काम जैसे खत्म हो जाएंगे ये यहाँ से चली जाएगी। और वैसे भी मैंने 2-3 लोगों को बताया है काम वाली ढूंढने के लिए। अगर हमें कोई और अच्छी काम वाली मिल जाती है तो हम इसे निकाल देंगे। रंग बिरंगे मोटे प्रिंट वाले कपड़े रश्मि श्वेता जी के यहाँ पहन कर आई। उसका होलिया देखकर श्वेता जी ने उसे एक ही नाम दिया था, अजूबा। वैसे उनकी बात भी सही, रश्मि ने खुद की पहचान छुपाने के लिए ऐसा होलिया ले लिया था कि उसे देखकर किसी को भी हंसी आ जाती। रश्मि किचन में काम करने चली जाती है, लेकिन उसे लेकर श्वेता जी और उनके पति में थोड़ी सी बातचीत होती है। पहले 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। रोज सुबह उठकर रश्मि घर के काम खत्म करती और जैसे ही उसका पति घर से बाहर जाता, वैसे ही तुरंत वो काम वाली का भेष धारण करके पहुंच जाती श्वेता जी के घर। शुरू में श्वेता जी उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करती, आंखों में तेल डालकर उस पर नजर रख रही थी। लेकिन अपनी भोली भाली बातों से श्वेता जी को रश्मि कुछ ही दिनों में अपने वश में कर लेती है और फिर शुरू होता है जासूसी का असली खेल। श्वेता जी ने आंख बंद करके रश्मि पर भरोसा कर लिया था। टीना, ये मेरा फोन है, तो मेरे फोन के साथ क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं मीम साहब, वो क्या है ना, आपका फोन टुंग डुंग 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 ऐसे बज रहा था काफी देर से, इसलिए बस देख रही थी किसका फोन है। हाँ तो ठीक है ना, इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात है? इतने बड़े बड़े आंख करके अगर किसी से पूछोगी तो वो तो घबरा ही जाएगा। पिछले 8 दिनों से मैं इसके फोन में झांक रही हूँ, मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं लगा, और ना ही मैंने इसके मुंह से मेरे पति के बारे में कोई तारीफ सुनी और ना ही उनका नाम सुना। कहीं मेरा शक गलत तो नहीं है? नहीं, इतनी चालाकी से मैं इतना बड़ा खेल रचाया है, कुछ ना कुछ तो मेरे हाथ जरूर लगेगा। अभी तक तो मैं सिर्फ घर में मोबाइल में देखी थी, अब मुझे इस श्वेता के पीछे लगना होगा। और वैसे भी इसके पैर घर में टिकते कहाँ हैं, दिन भर इधर उधर भटकती ही रहती है। चलो अपने अंदाज में कोई बहाना बना ताकि श्वेता तुम्हें हर जगह साथ में लेकर जाए, अपने साए की तरह। पिछले कई दिनों से रश्मि श्वेता के घर में काम वाली बनकर घूम रही थी, लेकिन उसके हाथ उसके पति की एक भी चीज नहीं लगी। श्वेता पर कड़ी नजर रख ली, लेकिन एक भी बार वो फोन पर किसी से देर तक बात कर रही थी ये नजर भी नहीं आया। उसका फोन भी चेक कर लिया, लेकिन ना कोई मैसेज और ना कोई मिस कॉल। ये सब देखकर रश्मि को लगने लगा कि कहीं ना कहीं उसका शक गलत है, लेकिन एक आखिरी बार और कुछ हाथ लग जाएगा। इसी सोच से रश्मि अपनी जासूसी का ज्यादा और ज्यादा गहरा करती जा रही थी। पहले तो रश्मि श्वेता पर सिर्फ घर में नजर रख रही थी, लेकिन रश्मि श्वेता के साथ घर से बाहर भी जाने लगती है। जहाँ जहाँ श्वेता वहाँ रश्मि टीना बनकर उसके पीछे पीछे चली जाती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी रश्मि के हाथ कुछ नहीं लगता। एक दिन निराश होकर शाम को रश्मि घर लौट आती है। तभी रश्मि को उसकी सहेली हर्षाली का फोन आता है। रश्मि, हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं? जब से मैं तुम्हारे घर से गई हूँ तब से ना तुमने कोई कॉल किया ना कोई मैसेज, कहाँ खोई हो भाई?
हर्षाली जैसे ही रश्मि को फोन करती है और मिशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं ये पूछती है, रश्मि उसे पिछले महीने भर जो भी कुछ चल रहा था वो सब कहानी सुनाती है। तेरे कहने पर मैं इतना कुछ कर गई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। मेरे घर पर बर्तन साफ करने के लिए मेड है, लेकिन पति की सच्चाई सामने लाने के लिए मैं खुद काम वाली बन गई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। तेरे पति का श्वेता के साथ सच में कोई चक्कर नहीं है, या तेरा पति और नकचिड़ी कुछ ज्यादा ही शातिर है? क्या लगता है तुझे? सच बताऊं, पिछले कुछ महीनों से इन्हीं सब के बारे में सोचते सोचते मेरा दिमाग जैसे बंद पड़ गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अब हमारे पास आखिरी ऑप्शन यही है कि तू जाकर सीधा अपने पति से पूछ ले क्या बात है। हाँ, तेरी बात ये सही है। दूध का दूध पानी का पानी होकर ही रहेगा। रश्मि फोन कट करती है, अपना होलिया बदलती है और अपने पति को फोन करके ऑफिस से सीधा एक कैफे में बुलाती है। जैसे ही पति आता है रश्मि शुरू हो जाती है। बात क्या है? आपको मैं पसंद नहीं आती क्या? आपको श्वेता जी पसंद है क्या? सच कहूँ तो आपको रंग में हाथ पकड़ने के लिए मैंने काफी कुछ किया। आपकी सच्चाई जानने के लिए मैं श्वेता जी के यहाँ काम वाली तक बनकर रहकर आई हूँ, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। मैं आपसे एक शब्द नहीं कहूंगी, बस मुझे सच्चाई चाहिए। आप में और श्वेता जी में क्या चल रहा था? तुम्हारा कुछ तो चल रहा है, मुझे पहले से पता था, लेकिन तुम्हें मुझ पर इतना शक है कि तुम श्वेता जी की यहाँ जाकर काम वाली बनकर आई हो। सच में हद करती हो रश्मि तुम। हमारा रिश्ता पहले से ही हंसी मजाक का है। मैं हमारे बेटे की कसम खाकर कहता हूँ, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। वो तो तुम हमेशा उस श्वेता जी से चिढ़ती रहती हो, इसलिए मैं बस उनका नाम लेकर तुम्हारी खींचता था। सच में रश्मि, मुझे नहीं पता था कि मेरी यूं हंसी मजाक को तुम इतना सीरियस ले लोगी। जब सुधीर को पता चलता है कि उसकी सच्चाई जानने के लिए श्वेता जी के यहाँ रश्मि काम वाली बनकर गई है, तब उसकी हंसी नहीं रुकती है। लेकिन जैसे जैसे सुधीर आगे बात करने लगता है रश्मि रोने लगती है। फिर सुधीर रश्मि को गले से लगा लेता है और अपने बेटे की कसम खाकर उसे सच्चाई बताता है। थोड़ी देर बाद रश्मि शांत हो जाती है। मैं भी ना बिल्कुल मूर्ख हूँ। मैंने पहाड़ खोदा लेकिन मेरे हाथ छुआ भी नहीं लगा। इतना सब करने से पहले अगर मैं पहले आपसे बात कर लेती तो अच्छा हो जाता। आज से आप मुझे एक प्रॉमिस करो, आप हम दोनों के बीच में उस श्वेता जी का नाम कभी नहीं लाओगे। कभी नहीं मेरी नादान बच्ची।